अब हम अपने प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे, लाइव प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे। जो लाइव प्रोजेक्ट है हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड बिजनेस है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड हमारा एक प्रोजेक्ट है जिसमें पार्टिसिपेंट्स होंगे, बायर होगा, हमारे पास दूसरा सेलर होगा और तीसरा हमारे पास आर्बिट्रेटर होगा। ठीक है। आर्बिट्रेटर का मतलब एडमिन, इसका मतलब प्लेटफॉर्म ओनर, प्लेटफॉर्म ओनर। ठीक है। सो बायर जो है वो प्रोडक्ट बाय करेगा, सेलर जो है प्रोडक्ट को शिप करेगा। जनरली अगर हम आज के रियल लाइफ से एग्जांपल लें तो चाइना सबसे बड़ा क्या है, बायर है कि सेलर है? सेलर। अरे भाई वो हर चीज सेल कर रहा है ना। बड़ी बड़ी मशीनरी से लेके छोटे छोटे बच्चों के खेलने तक के टॉयज भी कहां से आ रहा है? चाइना से आ रहा है। कपड़े एक्सपोर्ट कर रहा है चाइना, भारत उसको क्या कर रहा है? इंपोर्ट कर रहा है। तो बेसिकली हम यहाँ पर सेलर को आप एज अ चाइना कंसिडर करें, ताकि प्रोजेक्ट को एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो से आप कनेक्ट करोगे ना तो बहुत अच्छी तरीके से चीजें समझ में आएगी। और बायर को आप कनेक्ट करेंगे इंडिया से। ठीक है ना। इंडिया बेसिकली क्या है? बायर है जो किसी भी प्रोडक्ट को, कोई सा भी प्रोडक्ट हो सकता है, वो क्लॉथ्स हो सकता है, टॉयज हो सकता है, बड़ी बड़ी मशीनरी हो सकती है। ठीक है ना। कुछ भी हो सकता है, हर चीज चाइना से आ रही है, आपको पता है। ठीक है ना। सो यहां पर हमारे पास इंडिया के अंदर मल्टीपल बायर्स होंगे। ठीक है ना। कितने बायर्स होंगे इंडिया के अंदर? वी विल हैव मल्टीपल बायर्स। जैसे बायर्स को हम क्या बोलते हैं? इंपोर्टर्स भी बोलते हैं। ठीक है ना। सेलर्स को हम क्या बोलते हैं? एक्सपोर्टर्स बोलते हैं। ठीक है ना। सो ये आपको एक समझना होगा। इस इंपोर्ट एक्सपोर्ट के प्रोजेक्ट्स में बेसिकली हमें क्या है, ब्लॉकचेन के थ्रू एक प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। एक ब्लॉकचेन के थ्रू एक प्रॉब्लम को सॉल्व करनी है। तो प्रॉब्लम बेसिकली ये है कि बायर और सेलर के बीच में हमें एक ऐसा ट्रस्ट स्टेब्लिश करना है जिससे कि वो अपने ट्रेड को कंप्लीट कर सके। अभी जो ट्रेडिशनल अभी जो ट्रेडिशनल इन दोनों के बीच में जो बिजनेसेस हो रहे हैं, उसके बीच में इन्वॉल्व है, बैंक्स इन्वॉल्व है। ठीक है ना। उनके बीच में कौन इन्वॉल्व है? बैंक्स इन्वॉल्व है। अगर इंडिया से अगर कोई बायर या इंपोर्टर कुछ प्रोडक्ट्स को मंगवाना चाहता है चाइना में, तो सबसे पहले वो जितने का भी माल मंगवाना चाहता है, 1 करोड़ का, 10 करोड़ का, 100 करोड़ का, जितने का भी वो माल मंगवाना चाहता है, उसका सारा के सारा पैसा इंडियन करेंसी में वो कहाँ डिपॉजिट करता है? सबसे पहले वो बैंक्स में डिपॉजिट करता है। हो सकता है कि वो आईएनआर डिपॉजिट कर रहा हो और बैंक्स में उसमें कन्वर्ट होके वो किसमें हो रहा हो? यूएसडी में कन्वर्ट हो रहा हो। मतलब मैंने मैंने 1 करोड़ रुपए बैंक में जमा करवाए, वो 1 करोड़ का इक्विवेलेंट यूनाइटेड स्टेट डॉलर, क्योंकि दो कंट्रीज के अंदर जो ट्रेड होता है उसके लिए करेंसी एक बेंचमार्क होती है ना। कि जो भी आदान प्रदान होता है उसके लिए कोई करेंसी स्टैंडर्ड होती है। ठीक है ना। अभी तक इंडियन करेंसी में कोई ट्रेड नहीं कर रहा है। ठीक है ना। इंडियन करेंसी में अभी कोई ट्रेड नहीं कर रहा है। और आपने रिसेंट न्यूज देखी होगी कि ईरान के साथ में इंडिया के कुछ समझौते हुए जिसमें भारतीय करेंसी आईएनआर को एक ट्रेड का माध्यम बनाया गया है, ताकि हम किसको बाइकआउट कर सकें? यूएसडी को बाइकआउट कर सकें। हम यूएसडी पर, यूनाइटेड स्टेट डॉलर पर निर्भरता कम करना चाहते हैं। आपने देखा होगा न्यूज में ब्रिक्स सम्मेलन, जिसमें जो ब्रिस्क की जो कंट्रीज है, जिसमें ब्राजील है और रशिया है, ब्रिस्क आपने देखा होगा, उसमें उन्होंने वो क्या लॉन्च करी है? अपनी ब्रिस्क की खुद की करेंसी लॉन्च करी है ना। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू बाईपास द यूएसडी। हम अमेरिका पर निर्भर नहीं होना चाहते। आप यूएसडी पर ट्रेड कर रहे हो, मतलब आप किसकी करेंसी पर निर्भर कर रहे हो? अमेरिका की, यूएसए की करेंसी पे निर्भर कर रहे हो। तो बेसिकली हमारे पास एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। हमारे इस पूरे सॉफ्टवेयर का मकसद है एक समस्या का समाधान करना। एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर हमारा काम है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो भाई प्रॉब्लम ये है कि यूएसडी की डिपेंडेंसी हम कम करना चाहते हैं। ठीक है ना। और हम कुछ ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं जिससे कि बायर और सेलर यूएसडी को छोड़ के किसी दूसरी करेंसी पर, हम डिजिटल करेंसी पर हम अपने ट्रेड को अंजाम दे सके। अभी जो ट्रेडिशनल बिजनेस हो रहा है वो डिजिटल करेंसी पे नहीं हो रहा है, वो रियल करेंसी पे हो रहा है। ठीक है ना। मुझे अगर चाइना से कुछ प्रोडक्ट मंगवाना है तो मुझे भारतीय रुपया बैंक में जमा करना होगा। उसका वो कन्वर्जन होता है किसमें?
यूएसडी में कन्वर्जन होगा और वो यूएसडी फिर किसको ट्रांसफर होगा, चाइना को ट्रांसफर होगा और वो यूएसडी से वो चाइना के येन में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये सारा अभी तक का क्या है, ये ट्रेडिशनल एक इकोसिस्टम है जिसके अंदर दो कंट्रीज आपस में क्या कर रही हैं, ट्रेड कर रही है, ठीक है ना। प्रॉब्लम ये है कि जैसा कि अभी आपने न्यूज में देखा होगा, हर कंट्री जो है बेसिकली यूएसए की पॉलिसी को लेके डेफिनेटली हर कंट्री यूएसए के साथ ट्रेड नहीं करना चाहती है। वो अपने खुद के कुछ ना कुछ प्लेटफॉर्म्स वो बिल्ड कर रहे हैं, अपनी खुद की करेंसी में हर कंट्री चाहती है कि हमारी करेंसी में ट्रेड हो। तो बेसिकली यही है इस प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव के सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही यही है, यूएसडी इज द प्रॉब्लम, है ना। और स्पेशली अफ्रीकन कंट्रीज जो हैं जहां पर उनके रिजर्व बैंक के अंदर प्रॉपर उनके पास क्या नहीं है, एक रिजर्व यूएसडीज नहीं है। जैसे हमारे भारतीय जो बैंक है, सबसे बड़ा भारत का बैंक कौन सा है, हमारे पास आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है ना। तो हमें किसी भी देश से अगर कुछ सामान मंगवाना है, करना है, तो हमारे आरबीआई बैंक के अंदर उतने प्रॉपर डॉलर रिजर्व करेंसी होना चाहिए, ठीक है ना। पता है आपको कि भारतीय आरबीआई के अंदर रिजर्व करेंसीज होती हैं। वो रिजर्व करेंसी किस लिए यूज होती है, ट्रेड्स के लिए यूज होती है, कंट्री को स्टेबल करने के लिए यूज होती है, ताकि कभी भी कुछ प्रॉब्लम होती है तो हम रिजर्व करेंसीज के थ्रू हम अपने ट्रेड्स कर सकते हैं बेसिकली। सो भारत के आरबीआई के पास भी हमारे पास इनफ यूएसडी, इनफ यूनाइटेड स्टेट डॉलर्स हैं, हम चाहें तो उसमें भी हम ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैंने ये ओवरऑल एक बात बताई कि जो अलग अलग कंट्रीज हैं वो उनका जो ट्रेडिशनल बिजनेस है अभी वो जो होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस होता है, उनके लिए प्राइमरली अभी जो करेंसी है वो यूएसडी है। कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हमें इवॉल्व करने हैं, हमें डेवलप करने हैं जिसपे हम क्लासिकल करेंसीज को जो हमारी फिजिकल करेंसीज है कंट्रीज की, हर कंट्री की अपनी अपनी करेंसीज है, उन कंट्रीज को बेसिकली हम ऐसा सिस्टम दे पाए जहां पर ट्रेड्स दो कंट्री आपस में ट्रेड कर सके और बीच में हम ऐसा प्लेटफॉर्म बना दे जिससे कि क्या रिप्लेस हो जाए, बैंक्स रिप्लेस हो जाए, जिससे क्या रिप्लेस हो जाए, यूएसडी रिप्लेस हो जाए। तो इस प्रकार का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का एक सॉल्यूशन हम एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एज अ ब्लॉकचेन इंजीनियर हम इसको बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए हमें एक एस्क्रो सिस्टम बिल्ड करना होगा, ठीक है ना। एस्क्रो का मतलब ये होता है कि बेसिकली ऐसा सिस्टम जो पेमेंट को होल्ड करे, ठीक है ना। अगर हम क्लासिकल एस्क्रो सिस्टम की बात करें, दैट राइट नाउ द एस्क्रो सिस्टम इज बेसिकली योर बैंक इज होल्डिंग द मनी, ठीक है ना। भारत से अगर कोई व्यक्ति, कोई बिजनेसमैन या कोई इंपोर्टर अगर चाइना से कुछ इंपोर्ट करना चाहता है तो सबसे पहले वो अपना पैसा जो है बैंक में रिजर्व बैंक में डिपॉजिट करेगा। देन सेलर अपने प्रोडक्ट को उस कंट्री में उस शिपर को शिप करेगा। ये सारे कंफर्मेशन दोनों को अपने सारे डॉक्यूमेंट्स कहाँ सबमिट करने होते हैं, बैंक्स में सबमिट करने होंगे। बैंक्स उसको मैनुअली जाता है, प्रोसेस करता है, सारी चीजें देखता है कि हाँ इसने पैसे जमा कर दिए हैं, हाँ उसने प्रोडक्ट भेज दिया है, ये दोनों एग्री हैं। अब बैंक जाके उस पेमेंट को आगे की ओर रिलीज करता है। ये सारा काम अभी क्या है, मैनुअल है। सेम ये कि यही क्लासिकल अप्रोच हम किस में चाहते हैं, हमारा खुद का एक एस्क्रो सिस्टम हम बिल्ड करना चाहते हैं ब्लॉकचेन बेसिस पर, जहां पर पार्टिसिपेंट्स अगेन वही हैं। कौन है पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर, बायर और सेलर, इंपोर्टर और एक्सपोर्टर इस पूरे सिस्टम में पार्टिसिपेट करेंगे। और यहां पर जो बेसिकली ऊपर वाला, हाँ बंद, यहां पर हमारे एस्क्रो सिस्टम में, ब्लॉकचेन बेस्ड एस्क्रो सिस्टम में, ब्लॉकचेन बेस्ड हमारा जो एस्क्रो सिस्टम है, ब्लॉकचेन बेस्ड एस्क्रो सिस्टम है, उसके अंदर हमारे पास अगेन पार्टिसिपेंट्स कौन होगा, बायर होगा, अगेन पार्टिसिपेंट्स कौन होगा, सेलर होगा। और ये बायर भी कितने भी हो सकते हैं, किसी भी कंट्री के हो सकते हैं भाई, जरूरी थोड़ी कि ये इंडिया और चाइना के बीच में ही ट्रेड हो रहा हो सकता है ऑस्ट्रेलिया यूएसए के बीच में ट्रेड हो रहा हो। तो आप ऐसा सिस्टम बनाने का प्रयास कर रहे हैं जिसमें पूरी दुनिया भर के कोई सी भी कंट्री का कोई भी बिजनेस ओनर उसमें एज अ बायर पार्टिसिपेट कर सकता है, और दुनिया भर के किसी भी कंट्री का कोई भी सेलर या एक्सपोर्टर उसमें एज अ एक्सपोर्टर वो पार्टिसिपेट कर सकता है। आप बैंक्स की जगह बैठे हो, आप जो है आप प्लेटफॉर्म जो सिस्टम बना रहे हो, आप बैंक को रिप्लेस करने का प्रयास कर रहे हो। तो थोड़ा सोचिए कि अगर आपने इस सिस्टम को बना दिया और बैंक को रिप्लेस कर दिया तो ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ठीक है ना।
क्योंकि बैंक्स में कोई 100-200 कोई 5-10 करोड़ का काम नहीं होता है, वहां पर 1,000 करोड़ का काम होता है। मतलब करोड़ों में वहां पर डील चलती है, करोड़ों में ट्रेड्स क्रिएट होते हैं। ठीक है ना, तो ऐसा हम सिस्टम बनाने का प्रयास करते हैं। नो डाउट चैलेंजेस हैं, हम उसको फेस करेंगे और इस प्रोजेक्ट को हम बनाएंगे। सो बेसिकली किसी भी कंट्री का अगर कोई बायर है तो उसकी करेंसी, उसकी कंट्री की करेंसीज में वो कुछ क्रिप्टो करेंसी वो बाय करेगा। कुछ वो क्या करेगा, क्रिप्टो करेंसी बाय करेगा। जैसे मैंने, मुझे अभी पॉलीगन बाय करना है, पॉलीगॉन मैटिक। ठीक है ना। सो पॉलीगॉन, पॉलीगॉन मैटिक क्या है, बेसिकली एक एक करेंसी है। सबसे बड़ी डिजिटल करेंसी बिटकॉइन का नाम सुना होगा आपने, बिटकॉइन सबसे बड़ी, सेकंड इथीरियम। ठीक है ना, सबसे बड़ी, सबसे बड़ी पहले नंबर पे बिटकॉइन। एक बिटकॉइन आज की तारीख में लगभग 60-70 लाख का है, और 4-6 महीने पहले 1 करोड़ का था। तो प्राइस फ्लक्चुएशन होते रहते हैं, कम ज्यादा होते रहते हैं। ठीक है ना। तो बेसिकली यहाँ पर जो भी बायर होगा वो किसी न किसी क्रिप्टो करेंसी में वो अपने ट्रेड को स्टार्ट करेगा। ठीक है ना। सो मान लीजिए मैं हूँ, मुझे चाइना से अगर कुछ सामान मंगवाना है, तो सबसे पहले तो मैं अपनी क्रिप्टो करेंसी बाय करके इस आपके ब्लॉकचेन बेस्ड सिस्टम पर मैं क्या करूंगा, एक ट्रेड क्रिएट करूंगा, और मेरी करेंसी उस उस सिस्टम के अंदर जो डिफाइंड रूल्स है उसके हिसाब से मैं अपना ट्रेड क्रिएट करके मैं अपने फंड्स लॉक कर दूंगा। ठीक है ना। सो यहाँ पर हम देखते हैं पॉलीगन का, पॉलीगॉन मैटिक प्राइस। ठीक है ना, पॉलीगॉन मैटिक प्राइस अगर आप देखेंगे, ठीक है ना, जैसे एक पॉलीगॉन मैटिक अभी 10 रुपए का चल रहा है। ठीक है ना, 10 रुपए 43 पैसे का चल रहा है। अगर हम इथीरियम की बात करें, इथीरियम, इथीरियम प्राइस की आप बात करें, तो लगभग 1,73,000 रुपए का है। ठीक है ना, इथीरियम प्राइस। और यहाँ पर आप लिख लो बिटकॉइन, बिटकॉइन प्राइस। तो बिटकॉइन प्राइस हमारे पास लगभग 60 लाख के आसपास है। ठीक है ना। सो मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि बेसिकली बायर जो है वो क्रिप्टो करेंसी से अपने ट्रेड को स्टार्ट करेंगे, फंड्स को लॉक करेंगे, सेलर उन 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 पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स को शिप करेगा। दोनों पार्टीज एग्री हो जाएंगे कि हाँ मुझे, मैंने पेमेंट डिपॉजिट कर दिया है, वहां पर शिपर बोलेगा कि हाँ मैंने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर दिया है। सारे रूल्स हम डिफाइन करेंगे, और बाद में यहाँ पर हमारे पास हमारे पास पर्टिकुलर आर्बिटरेटर होगा, एडमिन होगा, प्लेटफॉर्म एडमिन होगा, जो कि उस फंड को बेसिकली रिलीज कर सकता है। ठीक है ना। तो इस सिस्टम को बनाने के लिए हमें थोड़ी सी रिसर्च करनी होगी। ठीक है ना। सो ऐसा नहीं है कि ये पर्टिकुलर सिस्टम आप पहली बार बना रहे हो, इससे इससे रिलेटेड कुछ एस्क्रो सिस्टम्स ऑलरेडी बने हुए हैं। आप गूगल पे जाएंगे, आप गूगल पे जाएंगे और एस्क्रो सिस्टम्स गिट हब, एस्क्रो सिस्टम्स गिट हब, आप गिटहब पर, आप गिटहब पर जाएंगे, गिटहब एस्क्रो। ठीक है ना। तो एस्क्रो से रिलेटेड कुछ प्रोजेक्ट्स यहां पर आपको मिलेंगे, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड एस्क्रो सिस्टम्स। ठीक है ना, a decentralized escrow system built on Polygon blockchain allowing secure transaction between टू पार्टीज। ठीक है ना, ये भी एक बना रखा है। तो हमारे पास रेफरेंस खूब सारे हैं, इन रेफरेंस को हम बना सकते हैं।
थ्री पार्टी ट्रांजेक्शन, बायर, सेलर और एजेंट। कंडीशन फॉर रिलीजिंग आर सेट, बायर ट्रांसफर फंड टू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है ना, वही बातें हैं यहाँ पर। बायर जो है वो अपने फंड्स को कॉन्ट्रैक्ट में ट्रांसफर करेगा। जैसे कल की क्लास में आप क्या कर रहे थे, वो एडमिशन वाला स्टूडेंट फी डिपॉजिट करता है तो फी डायरेक्ट टीचर को नहीं जाता है, सबसे पहले फी कहाँ से होल्ड होता है, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होल्ड होता है। तो सेम वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पर भी, कि बायर जो है फंड ट्रांसफर करेगा किसको, कॉन्ट्रैक्ट को करेगा, तो पेमेंट इनिशियली कॉन्ट्रैक्ट होल्ड करेगा। इफ कंडीशन मेट, एजेंट रिलीज टू दी सेलर। सो यहाँ पर जो एजेंट बोला गया है वो आपके लिए क्या है, यहाँ पर आपका आर्बिटरेटर, एडमिन और एजेंट ही है। ठीक है ना, तो थोड़ा सा अलग अलग सिस्टम है। और किसी भी अगर गिटहब रिपोजिटरी को अगर आप फॉलो कर रहे हो तो आप यहाँ पर उसका वो देख लें कि उसमें वो आज से पहले वो कब बनी थी और उसमें लास्ट अपडेट कब हुआ है। क्योंकि किसी को भी अगर हम फॉलो कर रहे हैं तो लाइक लेटेस्ट वाली को फॉलो करेंगे हम। ये 3 साल पहले बनी है। ठीक है ना, यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ये देखो लास्ट मंथ 8 आवर अगो, मीन्स इस वाले स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में रिसेंट अपडेट हो रहे हैं। तो रिसेंट अपडेट में रिसेंट चैलेंजेस कुछ हुए होंगे बायर और सेलर के बीच में, तो वो सारी चीजें, मतलब अगर आप किसी ओपन सोर्स लाइब्रेरी को यूज कर रहे हैं तो कहने का मतलब ये है कि वो लाइब्रेरी चूज करो जो अभी रिसेंट डेवलप हुई हो या रिसेंट उसमें मॉडिफिकेशन या अपडेट्स हो रहे हैं। देखो अभी 8 घंटे पहले ये किसी ने टेस्ट केसेस बनाए होंगे, तो यहाँ पर हमें गिटअप पर ये सारा पता चल रहा है। ठीक है ना, एक पर्टिकुलर हमारे पास ये है, एक पर्टिकुलर हमारे पास ये है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है हमारे पास लगभग 8 साल पहले बना हुआ है। इसमें आउटडेटेड लाइब्रेरी जैसे ट्रफल डॉट जेएस और ये यूज हो रही है, ये आउटडेटेड है। अभी हम क्या यूज कर रहे हैं, अभी हम विम यूज कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हम ऐसी लाइब्रेरी को यूज नहीं करेंगे जो कि ऑलमोस्ट आउटडेटेड हो गई है। और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, देखो एआई डिसेंट्रलाइज एस्क्रो सिस्टम, a decentralized ecosystem built on Polygon blockchain, allowing secure transaction between two parties, payer and payee, with the intervention of arbitrator. The system ensures that the funds are held in the escrow. ये सिस्टम जो है पूरा ये श्योर करता है कि आपका जो फंड्स है वो एस्क्रो के अंदर होल्ड पे रहेंगे, एंड ओनली रिलीज व्हेन बोथ पार्टीज एग्री आफ्टर द रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट। ठीक है ना, तो ये फंड्स तभी रिलीज होते हैं जब दोनों पार्टी एग्री होंगे या फिर कोई डिस्प्यूट होने के बाद, डिस्प्यूट रिजोल्व होने के बाद रिलीज। ठीक है ना, तो कहने का ये मतलब हो गया कि मैंने एक एस्क्रो सिस्टम बनाया और उस एस्क्रो सिस्टम में बायर ने पैसा जमा करवाया, फंड्स को क्या किया, लॉक किया गया, और सेलर ने प्रोडक्ट शिप कर दिए, और उसके बाद सेलर उस फंड्स को रिलीज करने के लिए रिक्वेस्ट करेगा। कोई भी डिस्प्यूट अभी तक नहीं है तो दोनों का वो फंड्स बेसिकली रिलीज हो जाएगा। आर्बिटरेटर जो है, एडमिन है, एजेंट है, जो भी है, उस फंड को रिलीज कर सकता है। तो यहाँ पर और लिखा हुआ है ना। या तो क्या होगा, दोनों पार्टीज के बीच में विदाउट एनी डिस्प्यूट प्रोडक्ट, एक ने फंड्स जमा किए, दूसरे ने प्रोडक्ट रिलीज किया, पहले को प्रोडक्ट मिल गया, तो उनके बीच में कोई डिस्प्यूट नहीं हुआ, कोई विवाद उत्पन्न नहीं हुआ। उस केसेस में दोनों वो कर सकते हैं, एक पार्टी पेमेंट रिलीज के लिए, जो जो सेलर है वो पेमेंट रिलीज के लिए रिक्वेस्ट कर देगा और हमारा एस्क्रो सिस्टम उसमें उन फंड को रिलीज कर देगा। पहला तो ये हो गया। दूसरा सिचुएशन क्या हो सकती है कि सामने वाले ने पैसा जमा करवाया, बेचने वाले ने सामान भेज दिया, कुछ डिस्प्यूट हो गया, मान लो उसको जैसे शिप्स में आ रहा है, उसको ट्रांसपोर्टेशन में कोई दिक्कत हो गई, जहाज डूब गया, XYZ,
कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो उस केस में डेफिनेटली दो पार्टीज के बीच में क्या हो जाएगा, डिस्प्यूट हो जाएगा। उस डिस्प्यूट को रिजोल्व करना बहुत जरूरी हो सकता है। जो प्रोडक्ट भेजा जा रहा है उसका इंश्योरेंस हो, ठीक है ना, कि मैं 10 करोड़ का सामान भेज रहा हूं तो मैंने उस प्रोडक्ट का इंश्योरेंस ले लिया, होता है ना आजकल हर प्रोडक्ट्स हर चीज में इंश्योरेंस होता है, ठीक है ना। तो अगर मैं कोई ट्रेड क्रिएट कर रहा हूं, मैं कोई अगर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहा हूं डेफिनेटली, तो समुद्री जहाज से जा रहा है, जहाज डूबने के चांसेस हैं, मैं फ्लाइट से भेज रहा हूँ, फ्लाइट क्रैश होने के चांसेस है, मेरे प्रोडक्ट का एक इंश्योरेंस मैं करवा सकता हूँ। तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसे कंडीशंस हो सकती है जहां पर डिस्प्यूट हो सकता है। तो डेफिनेटली वो डिस्प्यूट अगर होता है तो उस डिस्प्यूट के जब तक रिजोल्व नहीं होगा तब तक उन फंड्स को ये पर्टिकुलर डिसेंट्रलाइज सिस्टम इसको क्या कर रहा है, होल्ड करेगा, है ना। और जब तक डिस्प्यूट रिजोल्व नहीं होगा तब तक फंड रिलीज नहीं होंगे। इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट, है ना, डिसएग्रीमेंट मतलब जब दोनों पार्टीज एक दूसरे की बात मानने को तैयार नहीं है, तो ये क्या हो गया, उस टाइम पर डिसएग्रीमेंट हो गया, ठीक है ना, दोनों एग्री नहीं कर रहे हैं, मतलब डिस्प्यूट रिजोल्व, विवाद, विवाद तो हो गया मगर दोनों पार्टीज के बीच में उस विवाद का कोई निराकरण हुआ क्या, कोई रिजोल्यूशन निकला क्या, क्या उनके डिस्प्यूट को दोनों ने एक दूसरे की बात मानी, वो सहमत अपनी बात से नहीं है, तो उस केस में ये क्या हो गया, इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट्स, ठीक है ना, दोनों एक दूसरे की बात पर जो समझौता हो रहा है वो नहीं हो रहा है, तो उस केस में आर्बिट्रेटर क्या करेगा, द आर्बिट्रेटर Typically, a legal entity holds the authority to resolve the dispute with the help of AI-based code or decision-making suggestion powered by LLM hoster on Flask server. So यहाँ पर इन्होंने एक अलग ही चीज ले ली। तो बेसिकली हमें ये देखना है कि इस तरीके से हम कैसे क्या कर सकते हैं। क्या क्या फीचर्स हमारे पास अवेलेबल है। सिक्योर एस्क्रो, फंड्स आर सेफली लॉक्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट अंटिल द ट्रांजेक्शन इज कंप्लीटेड। फंड्स लॉक रहेंगे, जो कि हमने देख लिया है पिछली कुछ क्लासेस में, हमने देख लिया है कि सर जब भी कोई पार्टी या स्टूडेंट या जो भी है उस कॉन्ट्रैक्ट में पार्टिसिपेट करते हैं तो फंड रिसीव होता है, उसके लिए हमने पेबल फंक्शन हमने बनाया था, फंड्स कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आते हैं, जो भेज रहा है उसके फंड्स में से वो कम हो जाते हैं, ये सारी चीजें हमने देखी हैं। Arbitrator authority, the arbitrator has control over releasing the payment or refunding to the payer। ये बात भी क्लियर है, समझ में आ रहा है क्या मतलब है इसका। द आर्बिट्रेटर हैज कंट्रोल ओवर रिलीजिंग द पेमेंट, क्या मतलब है इसका, जो एडमिन होगा उसके पास इतना कंट्रोल होगा कि वो पेमेंट रिलीज कर सकता है और वापस भी कर सकता है। मान लो दोनों एक दूसरे की बात को एग्री नहीं कर रहे तो बात ठीक है, जिसका पैसा जिसको ट्रांसफर, ठीक है ना, ये तक की इसमें फीचर है, इसमें ऐसा पर्टिकुलर फीचर है। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, इफ द डिस्प्यूट अराइजेस बोथ पार्टी पेयर एंड पेई, यहां पर इन्होंने पेयर और पेई ले लिया मगर हमारे केस में ये बायर और सेलर, है ना। और जनरल केस में स्टूडेंट और टीचर हो सकते हैं, मान लो आपको कोर्स में एनरोल करना है तो आपको फी पे करना है मेरे को, जब तक मेरे को फीस रिसीव नहीं होगी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मैं आपको कोर्स में एनरोल नहीं करूंगा, सीधी सी बात है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसको जनरल टर्म में बायर पेयर और पेई से लिया गया है। इफ डिस्प्यूट इफ डिस्प्यूट अराइजेस बोथ पार्टीज कैन रेज फ्लैग टू नोटिफाई द आर्बिट्रेटर, है ना, दोनों पार्टीज डिस्प्यूट को फ्लैग करेगी, ठीक है ना। बायर, ये बायर भी फ्लैग करेगा और पेयर भी फ्लैग करेगा। आर्बिट्रेटर मतलब बेसिकली, आर्बिट्रेटर का मतलब क्या होता है, अरे जनरल सेंस में इसका क्या मतलब होता है आर्बिट्रेटर, मीडिएटर, वेरी गुड, मध्यस्थ। जैसे कि इंडिया पाकिस्तान में लड़ाई हो गई तो कौन आ जाता है बीच में समझौता करवाने के लिए, डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप आता है ना कि अरे अरे नहीं, नहीं नहीं लड़ना है, नहीं लड़ना है, मैं हूं, मैं बातचीत करवाऊंगा आप दोनों के बीच में, होता है कि नहीं होता है। सो आर्बिट्रेटर इज द पर्सन हु इज एक्टिंग बिटवीन टू पार्टीज, जो कि उनके डिस्प्यूट को रिजोल्व करने में वो करता है। तो बेसिकली आर्बिट्रेटर हम है, प्लेटफॉर्म एडमिन जो है वो ही आर्बिट्रेटर होगा, ठीक है ना। सो ये हमारा ये हो गया। एआई कोर्ट असिस्टेंट, अब ये एआई कोड का हमारा कोई स्कोप नहीं है, ठीक है ना, हमारा स्कोप अभी सिर्फ इतना है कि एक छोटा सा एस्क्रो कॉन्ट्रैक्ट बना सके जिसमें बायर और सारी चीजें मैंने आपको बता दी। एआई कोड को हम अभी हटा रहे हैं, एलएलएम इंटीग्रेशन इसको भी हम हटा रहे हैं क्योंकि ये एआई कोड से ही इंटीग्रेटेड है। डिसेंट्रलाइज्ड, built on Polygon, ensuring a decentralized and trustless environment. Yes, obviously it is a decentralized। अगर इसको मैं पॉलीगन पे नहीं बनाऊं, इथीरियम पे भी बनाऊं या दूसरे सोलाना नेटवर्क पे भी मैं बनाऊं तो डेफिनेटली वो डिसेंट्रलाइज्ड ही होगा। सो टेक स्टैक हमें क्या क्या यूज करने हैं, ब्लॉकचेन एंड फ्रंट एंड,
सो सॉलिडिटी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लैंग्वेज यूज टू राइट द एस्क्रो लॉजिक। डेफिनेटली हम क्या करेंगे, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हम बिल्ड करेंगे। पॉलीगन लेयर 2 सॉल्यूशन यूज्ड फॉर फास्ट एंड लो कॉस्ट ट्रांजैक्शन। ठीक है ना, तो ये पॉलीगन का जिसके लिए हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं उन्होंने भी ये बोला था कि हम पॉलीगन यूज कर सकते हैं। तो पॉलीगन यूज क्यों कर सकते हैं, उसका रीजन भी यहाँ पर है कि लो कॉस्ट ट्रांजेक्शन। लो कॉस्ट ट्रांजेक्शन मतलब जो भी आप पेमेंट को सेंड करोगे रिसीव करोगे, हर ब्लॉकचेन नेटवर्क पे हर छोटा ट्रांजेक्शन जिससे ब्लॉक नंबर बनेगा वहां पर क्या एसोसिएटेड होता है, कॉस्ट एसोसिएटेड, हर चीज का पैसा लगता है। तो आप किस सिस्टम को बनाना चाहोगे कि पैसा लगे, ठीक है कोई बात नहीं, मगर कम लगे। ठीक है ना, पैसा लग रहा है ट्रांजेक्शन करने के लिए, पैसा लग रहा है, आपके पास दो बैंक है, आपको पेमेंट ट्रांसफर करने के लिए आपको पैसा लग रहा है कि यार मेरे को किसी को 10,000 ट्रांसफर करने हैं, तो ठीक है, दो बैंक है आपके पास, 10,000 ट्रांसफर करना है, एक बोल रहा है कि मैं आपको 10,000 ट्रांसफर करने का 1,000 रुपया लेऊंगा, और एक बोल रहा है कि 10,000 ट्रांसफर करने का मैं आपको 1 रुपया लेऊंगा, तो भैया आप किस पे जाओगे, 1 रुपए वाले पर जाओ। भाई जहां पर पैसा पैसा तो सभी ले रहे हैं, ट्रांजेक्शन को सेटल करने के लिए पैसा तो हर जगह लग रहा है, मगर आप जाओगे कहां पर, ऐसे सिस्टम पर जाओगे जहां पर आपका उस ट्रांजेक्शन को परफॉर्म करने के लिए कम पैसा लग रहा है। तो यस, पॉलीगन लेयर 2 सॉल्यूशन यूज्ड फॉर फास्ट एंड लो कॉस्ट ट्रांजेक्शन। ठीक है ना, तो हम थोड़ा सा कंपैरिजन कर सकते हैं कि यार अगर मैं इथीरियम पर जाऊं, इथीरियम वर्सेस पॉलीगन ट्रांजैक्शन कॉस्ट, कैन वी इन्वेस्टिगेट दिस नाउ। क्योंकि जो पर्टिकुलर क्लाइंट है उन्होंने भी बेसिकली, क्लाइंट नहीं बोलूंगा मैं, बेसिकली जिसके लिए भी हम प्रोजेक्ट के लिए इतना इन्वेस्टिगेशंस कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उनका भी यही कहना है कि आप पॉलीगन के थ्रू आप करेंगे, तो बेसिकली उन्होंने रिसर्च कर रखी कि पॉलीगन पे पैसा कम लगेगा। तो मैं थोड़ा सा रिसर्च कर लेता हूँ। किसी भी सक्सेसफुल प्रोजेक्ट को बनाने के लिए रिसर्च सबसे बड़ी चीज होती है ना। यूं नहीं है कि आपके पास प्रोजेक्ट आ रहा है ना, आप सिस्टम लेके बैठ गए हो बगैर रिसर्च नहीं कर रहे हो। रिसर्च इज द फर्स्ट थिंग। किसी भी प्रोजेक्ट को अगर आपको बनाना है तो पहली रिसर्च सॉलिड होनी चाहिए। सो पॉलीगन विच ब्लॉकचेन solution will provide lowest cost transaction if I need to build a escrow system for buy importer and exporter। देखो रिसर्च करने में कोई दिक्कत नहीं है, अभी जीपीटी का नॉलेज तो ले ले भाई ये क्या बोल रहा है, ठीक है ना, इसको सारी चीजें पता है कि किसका कॉस्ट कितना क्या है। या तो आप गूगल पे जाके रिसर्च करो 2-3 घंटे या 2 सेकंड में आप यहाँ पे रिसर्च करके अपना सेल्फ इवेल्युएट भी आप कर सकते हो कि डेफिनेटली कि कहाँ पर हमारा पैसा ज्यादा लगेगा। तो मैं यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है ना। इफ प्योरली मिनिमाइजिंग ऑन चेन ट्रांजेक्शन कॉस्ट, पिक अप feeless or ultra low cost L1 such as Stellar, Solana, Tron. If you need EVM compatibility, Solidity, used toolchain with very low fee, pick Polygon और BNS Smart Chain। ठीक है, सो यहाँ पर कुछ कंपैरिजन दे रखे हैं कि आप जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाओगे तो उसमें आप क्या क्या यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर बोल देता हूँ आई वॉन्ट टू बिल्ड द एस्क्रो सिस्टम विथ विथ सॉलिडिटी। आई वॉन्ट टू बिल्ड द एस्क्रो सिस्टम विथ सॉलिडिटी। ठीक है, सो यहाँ पर योर रियलिस्टिक लो कॉस्ट ऑप्शंस आर पॉलीगन, पहले नंबर पे उसने पॉलीगन दे दिया। पॉलीगन का कितना क्या लग रहा है ट्रांजैक्शन कॉस्ट वो आपको पता चल जाएगा। सोलाना एक बेसिकली नेटवर्क है जिसके अंदर आप अगर अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करोगे तो उस सोलाना नेटवर्क पर आपके कितने रहेंगे वो आपको यहाँ पर ये प्राइस पता चल रहा है पर ट्रांजेक्शन 0.00। स्टेलर पर हम देखें ट्रॉन, पॉलीगन, ईवीएम कंपेटिबल, डेवलपर फ्रेंडली, वेरी लो एवरेज गैस इन यूएसडी, 0.01 per transaction in many periods, good comparison if you need solidity tooling। ठीक है ना, सो
पॉलीगन, और बेसिकली पॉलीगन का ही यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, सो since you want solidity, your realistic low cost options are Polygon, DNB Smart Chain, Arbitrum, Optimism. For an exporter importer escrow system, the best balance of low cost transaction solidity is Polygon is usually the best starting choice. ठीक है, तो बेसिकली हमें पॉलीगन यूज करना है। कॉस्ट हमारी क्या रहेगी, टिपिकली कॉस्ट ट्रांजैक्शन इज 0 पॉइंट इतना, ठीक है ना। तो अभी 1 USD हमारा कितना है, 1 USD टू INR 90 रुपए के आसपास है, ठीक है ना। सो यहाँ पर हम देखते हैं 0.001 मल्टीप्लाइड बाय 90, सो हमारा लगभग एक ट्रांजेक्शन को परफॉर्म करने के लिए हमारा 9 पैसा लगेगा। कितना, 9 पैसा, ठीक है ना। मैंने मैं 1 करोड़ रुपए भी आपको भेजूंगा ना, बायर और सेलर को भेजेगा, कितना लगेगा, 9 पैसे ही लगेंगे। आप 10 करोड़ भी भेजोगे तब भी कितने लगेंगे, 9 पैसे। मतलब वहां से वो नहीं हो, वहां पर चलेगी कहानी पूरी ट्रांजेक्शन से। एक ट्रांजेक्शन हुआ, आपका कितना लग रहा है, 9 पैसा लग रहा है, किसमें, पॉलीगन के अंदर, ठीक है ना। तो ये सारी रिसर्च का पार्ट है। यूं नहीं कि आंख बंद करके ने उसने कह दिया कि ये यूज करना है तो बगैर अपनी इंटेलिजेंस यूज करके आप सॉफ्टवेयर बनाने बैठ रहे हो। 2-3 महीने बाद जब सॉफ्टवेयर बनाओगे, लॉन्च होगा, वो बिजनेस फेल ही होगा। तगड़ी सॉलिड हमारे पास क्या होनी चाहिए, रिसर्च होनी चाहिए। व्हाई यू आर यूजिंग पॉलीगन, you have the meaning, you have the answer. Sir, every transaction will cost around 9 paisa. Why should I go for another network where the cost is more than 9 paisa? ठीक है ना। तो बेसिकली रीजन आपके पास होना चाहिए कि सर आप पॉलीगन ही क्यों यूज कर रहे हो इसके अंदर, आप दूसरे क्यों नहीं यूज कर सकते हो। सो यहाँ पर और भी रिसर्च कर लेते हैं, विच इज द मोस्ट एक्सपेंसिव। ये भी रिसर्च कर लो, सबसे सस्ता तो हमने रिसर्च कर ही लिया है भाई। आप एक वेब3 इंजीनियर बनने जा रहे हो, आपको ट्रांजेक्शन की कॉस्ट पता होनी चाहिए, ठीक है। आपको ट्रांजेक्शन की कॉस्ट पता होनी चाहिए। अगर आप पूरा लेन देन इथीरियम पर कर रहे हैं, मेन नेटवर्क पे कर रहे हैं, तो बेसिकली आपका कॉस्ट सबसे ज्यादा होगा। कितना कॉस्ट होगा वो, पर ट्रांजेक्शन के लिए तो इन्होंने नहीं बता रखा है। सिंपल ट्रांसफर, डिप्लॉय कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडिंग ऑन गैस $100, ठीक है ना। इथीरियम पर अगर मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट भी डिप्लॉय किया ना, तो मेरा कम से कम 9,000 रुपए लगेगा, ठीक है ना। तो इथीरियम नेटवर्क पर, मेन नेटवर्क पर मैंने अगर ये जो आप रोज कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय कर रहे हैं ना, आपको हार्ड हैट के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं ना, ये आपके लिए अच्छा है कि आपका पैसा नहीं लग रहा है। क्यों, क्योंकि आप हार्ड हैट यूज कर रहे हो। आप इथीरियम पर डिप्लॉय करके बताओ मेरे को, होगा ही नहीं जब तक आपके पास कम से कम 9,000 तक के आपके पास इथीरियम नहीं हो। आप इथीरियम बाय करो, अपने वॉलेट में रखो, और देन उससे कनेक्ट करके आप कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय कर लो। एक कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हुआ और आपके 9,000 चले जाएंगे। समझ में आ रहा है। सो डेफिनेटली सॉल्यूशन ऐसा होना चाहिए कि लाइक हमारा प्रोजेक्ट भी बने और हमारी उस प्रोजेक्ट को कॉस्ट इफेक्टिव हो। वॉट एवर द सॉल्यूशन यू आर गिविंग शुड बी कॉस्ट इफेक्टिव। कॉस्ट इफेक्टिव मतलब उसको डिप्लॉय करने का, रन करने का, उसको मेंटेन करने का कॉस्ट सबसे कम से कम हो, ठीक है ना। हम आप ऐसा सिस्टम ना बना दें कि जिसको मेंटेन करना ही कंपनी के लिए बहुत मुश्किल हो। पैसा तो देना पड़ेगा ना। तो डेफिनेटली हमने ये इन्वेस्टिगेशन किया कि द मोस्ट एक्सपेंसिव ईवीएम नेटवर्क इज इथीरियम, एंड पॉलीगन इज मोस्ट अफोर्डेबल, ठीक है ना।
इसके बाद हम देखते हैं कि ये हमने देखा यहाँ पर बेसिकली रिएक्ट एज हम फ्रंट एंड यूज कर लेंगे, वागमी एंड विम। वागमी का मैंने आपको बता रखा है। वागमी बेसिकली क्या है, एक फ्रंट एंड की लाइब्रेरी है जो कि ब्लॉकचेन नेटवर्क पर होने वाली एक्टिविटीज को इजीली तरीके से हैंडल करती है। मुझे ब्लॉकचेन में इवेंट्स इमिट हो रहे हैं, उन इवेंट्स को मैं किसमें उन इवेंट्स को मैं कैसे हैंडल कर सकता हूँ, वागमी के थ्रू हैंडल कर सकता हूँ। सो वागमी आपको एक रैपर आपको दे रही है जिसमें आपको वागमी अगर आप यूज करते हो तो आपको कॉम्प्लेक्स कोड नहीं लिखना है। फ्रंट एंड का जो कोड है ना, अगर आप वागमी यूज नहीं करोगे तो स्टिल यू कैन डू एवरीथिंग विथ विम, बट यू हैव टू राइट लॉट्स ऑफ कोड। और आपको बिल्कुल कम कोड में उन उन इवेंट्स को, उन ट्रांजेक्शन्स को अगर आपको फ्रंट एंड में हैंडल करना है तो देन वागमी हम इसको यूज करेंगे। यूज्ड फॉर इंटरेक्टिंग विद स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, हैंडलिंग ब्लॉकचेन इंटरेक्शन ऑन द फ्रंट एंड। So if you want to handle the blockchain, if you want to interact with the blockchain on the front end, the best front end tools are Vim and Wagmi। ठीक है ना। अच्छा, मुझे कोई हिस्ट्री बता सकता है कि सबसे पहले 2015 से ये ब्लॉकचेन का डेवलपमेंट जो भी स्टार्ट हुआ, सबसे फर्स्ट लाइब्रेरी कौन सी यूज हुआ करती थी? अगर मुझे ब्लॉकचेन नेटवर्क का, मैं फ्रंट एंड की बात कर रहा हूँ, मुझे फ्रंट एंड के अंदर अगर मुझे ब्लॉकचेन नेटवर्क के साथ इंटरेक्ट करना था तो कौन सी लाइब्रेरी हम यूज करते थे? web3.js। web3 के बाद क्या आया? ठीक है ना, ether.js। ये लगभग 2015 के आसपास, 2015 के आसपास कौन सी लाइब्रेरी यूज होती थी? web3। उसके बाद जैसे जैसे समय बीता, 2018 के आसपास एक लाइब्रेरी आई, ethers.js। ethers.js में बहुत सारी जो कमियां थी जो पुराने लाइब्रेरी में नहीं थी, उसको इधर इंप्रूव कर लिया। फिर जैसे जैसे समय बीता, 2024, 25, 22 आया तो आपको एक नई इंप्रूव्ड लाइब्रेरी आपको मिल गई, दैट इज vim.js। ठीक है ना, दैट इज योर विम। ठीक है ना। इस विम के साथ साथ में एक चीज और, वागमी यूज कर लिया ताकि आप अपने ब्लॉकचेन नेटवर्क्स को इजीली आप हैंडल कर सकते हैं। सो यहां पर ये हो गया। इसमें एलमैक ही है, ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर। ठीक है ना। सो जब आप अपने हार्ड हेड के अलावा जब आप अपने मेन नेटवर्क पे आप डिप्लॉय करेंगे तो बेसिकली हमें इस प्लेटफॉर्म की हमें जरूरत होगी जिसमें हम अपनी कॉन्ट्रैक्ट को लाइव कर सकते हैं। ठीक है ना। आईपीएफएस फॉर डिसेंट्रलाइज्ड फाइल स्टोरेज। ठीक है ना। तो आपको अगर ब्लॉकचेन नेटवर्क पर अगर कोई फाइल्स को स्टोर करना है, ठीक है ना, फाइल्स को स्टोर करना है, मान लो बायर ने प्रोडक्ट मंगवाया, उसने एक अपनी एक इनवॉइस बनाई, वो इनवॉइस आप अपलोड करोगे। ठीक है ना। सेलर ने जो भी प्रोडक्ट्स किए उसकी एक इनवॉइस होगी, जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे उन डॉक्यूमेंट्स को हम अभी क्या मान के चल रहे हैं, उन उन डॉक्यूमेंट्स को आप अपने नेक्स्ट के सर्वर पर रख रहे हो। मगर मान लो उन डॉक्यूमेंट्स को आपके अपने सर्वर पर वेब टू इंफ्रास्ट्रक्चर पे नहीं रखना है, आपको यू वांट टू पुट दोज डॉक्यूमेंट्स ऑन द वेब 3 इंफ्रास्ट्रक्चर। सो यू नीड अ स्टोरेज सिस्टम फॉर डिजाइन फॉर वेब 3। ठीक है ना। सो वहां पर आईपीएफएस है, इंटरप्लेनेटरी फाइल सिस्टम। दिस इज अ दिस इज अ स्टोरेज सिस्टम डिजाइंड फॉर ब्लॉकचेन। ठीक है ना। आपने फाइल अपलोडिंग सीखा नेक्स्ट.जेएस के अंदर, आपने पोस्टमैन से फाइल अपलोड किया, वो फाइल अपलोड होके कहां पर अपलोड हुई? आपके नेक्स्ट.जेएस फोल्डर के अंदर हुई। दैट इज नॉट योर ब्लॉकचेन। ठीक है ना, दैट इज योर वेब 2 पार्ट। ठीक है ना। आपने जो फाइल अपलोड करी, डेफिनेटली अपलोड करी कि नहीं करी, आपने फाइल को हैंडल किया कि नहीं किया, मगर वो सारा जितना भी मैंने आपको सिखाया था, वो सारा फाइल हैंडलिंग, फाइल स्टोरेज, दैट इज अ पार्ट ऑफ वेब 2। अब मान लीजिए ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि सर डॉक्यूमेंट्स को हमें अपने वेब 2 इंफ्रास्ट्रक्चर पे रखने ही नहीं है, हमें डॉक्यूमेंट्स को, जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, बायर के जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, सेलर के जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, वो डॉक्यूमेंट्स डायरेक्टली मुझे ऐसे स्टोरेज सिस्टम पे रखनी है जो कि वेब 3 का पार्ट, ब्लॉकचेन के स्टोरेज का पार्ट, वेयर आईपीएफएस विल कम। सो यहां पर मैंने बोला व्हाट इज, ठीक है ना,
देखो ये बोल रहा है, समझ लिया, पता नहीं सुनता है मेरी बातें कि क्या है, बट इसने सुन लिया, अभी बातें सुन ली कि यस, हमें अगर इनवॉइस अपलोड करना पड़ गया, बिल ऑफ लेडिंग, इसके बारे में हमने डिस्कशन किया था कि ये वो एक डॉक्यूमेंट है जो कि शायद सारा ट्रांजेक्शन होने के बाद बैंक्स को ये दिया जाता है। इस बिल ऑफ लेडिंग डॉक्यूमेंट आने के बाद बैंक्स उस फंड को रिलीज करता है। अगेन इन डॉक्यूमेंटेशन हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में किस किस टाइप के डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसके लिए आप फ्री टाइम में अपनी रिसर्च करते रहा करें, जिसमें से बिल ऑफ लेडिंग एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि कहाँ जमा किया जाता है, बैंक के पास में। बैंक के पास जब ये सारे डॉक्यूमेंट आ जाते हैं इंक्लूडिंग बिल ऑफ लेडिंग, तब जाके बैंक इंश्योर करता है कि दोनों पार्टीज एग्री हैं, उसको प्रोडक्ट मिल गया, उसने पेमेंट जमा कर दिया, सब कुछ हो गया, देन बैंक उसको सेलर को, एक्सपोर्टर को पेमेंट रिलीज कर देता है। तो these are all the documents which needs to be stored somewhere on the blockchain. So यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं, स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर योर इम्पोर्ट एक्सपो escrow system. When building escrow for trade, you often you often need to store invoice, bill of lading, purchase agreement, shipping proof, inspection photos. These are all part of documentation. You should not store this file directly on blockchain, too expensive. Instead, you use IPFS, a service like Pinata. IPFS का क्या मतलब है? Interplanetary File System. This file system is specially designed for blockchain, which is used to store the documents. ठीक है? What it is? It is a decentralized file storage network. ठीक है ना? So ये decentralized फाइल स्टोरेज नेटवर्क है जहां पर हम अपने डॉक्यूमेंट्स को स्टोर कर सकते हैं, और ये सारी चीजें हैं. फाइल्स आर स्टोर्ड अक्रॉस मेनी नोड्स. कंटेंट एड्रेस बेस्ड ऑन द फाइल हैश. जैसे ही मैं फाइल अपलोड करूंगा तो मुझे फाइल का एक हैश मिलेगा. ठीक है ना? हर, जैसे आपने अपने पासवर्ड एनक्रिप्शन में देखा था कि आप जब भी प्लेन टेक्स्ट देते हो आपको हैश मिलता है ना? आपने MD5 देखा, आपने SHA-1 देखा, SHA-256 देखा, SHA-512 देखा, आपने bcrypt देखा. ये सारी क्या थी? हैशिंग एल्गोरिदम्स थी. उसी तरीके से अगर आप कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करते हो तो उस डॉक्यूमेंट का हमें क्या मिल जाता है? एक हैश मिलता है. उस हैश को हमें इस IPFS के अंदर स्टोर करना पड़ता है. टेम्पर प्रूफ है. टेम्पर प्रूफ का मतलब कोई भी छेड़खानी उस डॉक्यूमेंट में कोई नहीं कर सकता है. अगर कोई छेड़खानी हुई तो वो डॉक्यूमेंट इनवैलिड हो जाता है. तो ऐसा ये सिस्टम के अंदर है. वेरी चीप कंपेयर टू ब्लॉकचेन स्टोरेज. ठीक है ना? सो किसी भी डॉक्यूमेंट को डायरेक्टली ब्लॉकचेन पर स्टोर न करते हुए ब्लॉकचेन बेस्ड जो एप्लीकेशन है उनके लिए स्पेसिफिकली IPFS है. तो हम इस पे भी इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि हाउ कैन आई स्टोर अ डॉक्यूमेंट ऑन IPFS यूजिंग हार्ड हैट एंड ये. सो how can I store a document using hard hat 3.x Vim using IPFS for testing पर्पस. ठीक है ना? आप हर चीज तो लाइव पे नहीं कर पाएंगे डेफिनेटली, क्योंकि आप अगर IPFS भी यूज करोगे तो डेफिनेटली वहां पर आपके पास क्या है? वो वेरी चीप. वेरी चीप का मतलब है कि भाई सस्ता है मगर यूं नहीं है कि फ्री है. समझ में आया ना? अब आप डेवलपर ठहरे, आपको प्रोजेक्ट बनाना है, आपको टेस्ट एनवायरनमेंट चाहिए, तो आपको पैसा नहीं देना, किसी भी चीज के लिए आपको पैसा नहीं देना. सो वी नीड सम मैकेनिज्म इन द लोकल एनवायरनमेंट कि सर हार्ड हैट ने क्या दे दिया मेरे को? लोकल ब्लॉकचेन नेटवर्क दे दिया. सर IPFS अचीव करने के लिए लोकली मेरे पास एज अ डेवलपर मेरे पास कुछ टूल है कि नहीं है? तो लेट्स इन्वेस्टिगेट. ठीक है ना? तो मैंने GPT को बोला आई वांट टू स्टोर अ डॉक्यूमेंट. सिंस यू आर यूजिंग हार्ड हैट Vim, I will show a simple testing setup to upload a document to IPFS. Get the CID. अब यहां पर CID क्या है हमारे पास? कंटेंट आइडेंटिफायर. ठीक है ना? कंटेंट आइडेंटिफायर है हमारे पास, और इसके अंदर हम देखते हैं. सो upload a document to IPFS, get the content identifier, store the content identifier in your Solidity contract and test locally. IPFS for upload via Pinata API, Vim Solidity contract using this. ठीक है.
सो यहाँ पर एक एप्लीकेशन हम यूज करेंगे, क्रिप्टो फाइल स्टोरेज। ये एक ये एक वेबसाइट है जिसमें आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करेंगे, और अपलोड करने के बाद आपको क्या मिलेगा, एक 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 आइडेंटिफायर, एक लिंक, एक पासवर्ड, एक हैश मिलेगा। डेफिनेटली उस हैश को आप अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर परमानेंटली स्टोर करेंगे, ठीक है ना। तो फाइल को स्टोर करने के लिए सबसे पहले फाइल एक ऑनलाइन स्टोरेज में आप उसको स्टोर करके उसका कंटेंट आइडेंटिफायर को हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर परमानेंट स्टोर कर लेंगे, ठीक है। सो ये यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है ना। स्टोर डॉक्यूमेंट फॉर्मल आर्गुमेंट में यहाँ रिसीव कर लिया, और बेसिकली ये सारा चीजें हैं। तो यहाँ पर आपको ये पिनाटा जो है, ये पिनाटा क्या है, एक एक होस्टिंग सर्विस है, एक फाइल होस्टिंग सर्विस है, जहां पर हम वेब3 के जो प्रोजेक्ट्स हैं उन पे बेस्ड जो भी हमारे पास डॉक्यूमेंट्स होंगे उन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करेंगे। एंड जैसे ही मैं अपलोड करूंगा वहां पर मुझे एक कंटेंट आइडेंटिफायर मिलेगा, उस कंटेंट आइडेंटिफायर को मैं अपने लोकल ब्लॉकचेन में रख दूंगा, ठीक है ना। इंस्टेड ऑफ पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट ब्लॉकचेन में रखने की बजाय, जो कि मैं रख सकता हूं, मगर वहां पर मेरे गेस्ट कॉस्ट एसोसिएट होगा। जितना बड़ा डॉक्यूमेंट उतना ज्यादा आपके चार्जेस। तो बेटर है कि डॉक्यूमेंट जो हेवी डॉक्यूमेंट्स होंगे, 2 5 10 MB के, एक एक पीडीएफ 10 10 MB की होगी या 5 MB की होगी, जितने भी की होगी, उन डॉक्यूमेंट्स को हम यहाँ पर इस टाइप की वेबसाइट्स पर अपलोड करेंगे। और अपलोड करने के बाद ये वेबसाइट मुझे रिटर्न में क्या देंगी, सीआईडी देंगी। उन सीआईडी को मैं कहाँ पर स्टोर कर लूंगा, अपने लोकल ब्लॉकचेन में हम स्टोर कर लेंगे। तो एक एंड टू एंड हमें चीजें समझ में आ रही है, ठीक है ना। ये सारी चीजें इसने यहाँ पर दी है। ठीक है। सो अब नेक्स्ट जेस के अंदर जो आप डॉक्यूमेंट अपलोड करवा रहे हो, वो डॉक्यूमेंट आपको स्क्रिप्ट में रिसीव करते ही उसको आपको लोकल स्टोरेज में न रखते हुए आप किधर पुश करोगे, इधर पुश करोगे, और वहां से बेसिकली हमें कंटेंट आइडेंटिफायर मिलेगा, और उस कंटेंट आइडेंटिफायर को हम ब्लॉकचेन के अंदर स्टोर करवाएंगे। तो ये एंड टू एंड हमारा फ्लो रहेगा। तो देखते हैं इसको भी हम वन बाय वन अचीव करेंगे, ठीक है ना। कल से हम इसको पूरा स्टेप बाय स्टेप इनको अचीव करते हैं, ठीक है। इसमें हर चीज देखेंगे कि ब्लॉकचेन के अंदर आपने आईपीएफएस यूज किया, क्या होता है आईपीएफएस, व्हाट इज आईपीएफएस। इंटरप्लेनेटरी फाइल सिस्टम। Interplanetary file system. Whenever we want to store some documents for a blockchain based related projects, which file system you should use? IPFS. Tell me some cloud applications which are providing IPFS compatible storage. It's Pinata. And this is not the only one website available on the internet. There may be many websites available, so you can research। आप रिसर्च कर सकते हो, देख सकते हो। तो वन बाय वन हम इनको देखेंगे, ठीक है।